हेलो बच्चों, नमस्कार। आज आपको विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का लेक्चर 2 है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, अचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं। साथ में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे कि आखिर कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम कौन था, उसने क्या बताया, उस सब बात आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से समझें और हो सके तो लिख भी लें, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। चालक किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजरता है, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजरता है, चालक कहलाता है। जैसे चांदी, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, टीन इत्यादि, ये सभी जो है चालक है। ग्रेफाइट भी चालक है क्योंकि उससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गया बात? कहीं कोई परेशानी? सबसे सुचालक पदार्थ जो है वो चांदी को कहा जाता है। बच्चों, दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है कि सबसे सुचालक पदार्थ क्या होता है, तो बच्चा को सोना से प्रेम रहता है, खट से सोना टिक मार देता है। सोना गोल्ड नहीं, सोना स्लीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो सोना में टिक मार देता है। लेकिन सबसे सुचालक पदार्थ बच्चों चांदी है, चांदी में टिक मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अचालक या विद्युत रोधी क्या होता है? अचालक या विद्युत रोधी क्या होता है? वैसा पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरता है या आसानी से नहीं गुजरता है, हम लोग उसे विद्युत रोधी या अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, एस्बेस्टस, ये सब जितने भी पदार्थ हैं, ये आपको कुचालक यानी विद्युत रोधी कहलाता है। समझ में आया बात? सबसे कुचालक पदार्थ एस्बेस्टस को कहा जाता है। हम लोग को माइंड में रखना है, सबसे कुचालक पदार्थ एस्बेस्टस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर। बहुत ही बेहतरीन चीज है अर्धचालक। ठीक है, इसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होता है, अर्धचालक कहलाता है, यदि सेमीकंडक्टर कहलाता है। समझ में आया बात? इसकी वैलेंसी 4 होती है। अर्धचालक की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब जितने भी है जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो अर्धचालक कहलाता है। समझ में आया बात? अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें डोपिंग करते हैं, यानी अशुद्धियां मिलाते हैं। अशुद्धियां मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाता है। डोपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। समझ में आया बात? कोई परेशानी है? तो ये सभी 3 पॉइंट है, 3 क्वेश्चन हो गया। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो हमको लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और अगला क्वेश्चन है कूलाम का नियम क्या है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कूलाम का नियम देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए, अभी हम कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे बच्चों। बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बताने का प्रयास करेंगे। कूलाम का नियम होता क्या है, तो इसका इतिहास तो आप लोग जानते हैं कि 1785 ईस्वी में फ्रांस के महान वैज्ञानिक C.A. कूलाम, यानी चार्ल्स अगस्तिन डे कूलाम, C.A. कूलाम का फुल फॉर्म हुआ, जान जाइए। C.A. कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अध्ययन किया। कब किया था? 1785 ईस्वी में। फ्रांस के महान वैज्ञानिक C.A. कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया। उनके अनुसार वो जो अध्ययन करके, प्रयोग करके उसको पता चला, तो उन्होंने क्या देखा कि 2 आवेश के बीच लगने वाला चाहे तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर मान लो एक प्लस रहेगा और दूसरा माइनस रहेगा, विजातीय आवेश जिसे कहते हैं, प्लस माइनस के बीच आकर्षण होता है, और दोनों प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण, और दोनों माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो कूलाम ने क्या बताया कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 Q2, और उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जितना रहेगा उसका वर्ग कीजिए और उसका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए।
ठीक है। ये सीए कूलाम यानी कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बीच का माध्यम हवा है, क्योंकि विद्युत बल जो है ना दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के बीच लगता है, लेकिन उसके बीच के माध्यम पर उस पर निर्भरता नहीं रहता है, वो माध्यम के से स्वतंत्र रहता है। उसके माने दो द्रव्यमान है, अगर उसके बीच पानी रहे या हवा रहे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल में। लेकिन विद्युत बल में ये निर्भरता रहती है कि दो आवेश के बीच कैसा माध्यम है। समझ में आया बात? अगर विरल माध्यम है तो बल ज्यादा लगेगा, और अगर सघन माध्यम रहता है तो बल कम हो जाता है। समझ में आया बात? विरल माध्यम रहे, जैसे हवा रहे, निर्वात रहे, तो उस स्थिति में दोनों आवेश के बीच जो बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, ज्यादा होता है, क्योंकि उसको रुकावट कोई नहीं पैदा करता है। लेकिन अगर मान लो इसके बीच पानी भर दे या अन्य कोई माध्यम भर दे, तो उस स्थिति में लगने वाला बल का परिमाण घट जाता है, क्योंकि वो विरोध करता है, बीच के माध्यम जो है उसका विरोध करता है, चाहे तो वो आकर्षण का विरोध करे या प्रतिकर्षण का विरोध करता है। तो हमने यहां पर उसके कथन के अनुसार, कूलाम के कथन के अनुसार यहां पर मैथमेटिकल हम लिख दिए हैं कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी बल जो है दोनों आवेश के गुणनफल का समानुपाती हुआ और बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हुआ। दोनों कथन को जब मिलाएंगे तो रिमिक्स में पैदा लेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक अचर राशि आता है, और ये अचर राशि K हुआ, ठीक है। यानी F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सभी आदमी जानते होंगे। और इसका SI सिस्टम में इसका मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2। ये आपको माइंड में रखना है। जब भी सवाल बनाइएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10 का पावर 9 यूज कीजिएगा। समझ में आया बात? अगर मान लीजिए इसके दो आवेश के बीच के माध्यम हवा ना होकर अन्य कोई मीडियम रहता जिसका आपेक्षिक परावैद्युतांक, हम आगे बताएंगे ये आपेक्षिक परावैद्युतांक होता क्या है। अभी आपको जान जाइए मीडियम का जो होता है ना बल का विरोध करने वाला जो गुण होता है वही परावैद्युतांक कहलाता है। दो आवेशों के बीच बल को विरोध करने वाला माध्यम का जो गुण होता है वही कहलाता है परावैद्युतांक। और आपेक्षिक परावैद्युतांक बारे में हम आपको बहुत सुंदर से डीलिंग कर देंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो दो आवेशों के बीच अगर मान लीजिए हवा ना हो करके ऐसा कोई मीडियम था जिसका आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, उस स्थिति में लगने वाला विद्युत बल जो होगा वो हो जाएगा एफ एम बराबर, ये के की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, जो रेस्ट ये है उसको सबको Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये हो गया तब जब आपको दो आवेश के बीच हवा ना होकर या निर्वात ना होकर अन्य कोई मीडियम रहेगा, तो उस स्थिति में आपको लगने वाला विद्युत बल जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप लोग को समझा देते हैं, परावैद्युतांक जो है पदार्थ का गुण होता है और वो जो है उसका मेन मकसद रहता है दो आवेश के बीच लगने वाले बल का विरोध करना। और आप लोग जानते हैं अगर आप हक को कहेंगे कि आप हवा में दौड़िए तो आपको विरोध कम लगेगा, हवा का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा आप पर। लेकिन अगर कहीं पानी में दौड़िए तो पानी का प्रभाव आप पर ज्यादा पड़ेगा, पानी ज्यादा रुकावट उत्पन्न करेगा। इसलिए पानी का परावैद्युतांक हवा की तुलना में ज्यादा होता है और प्रयोग द्वारा पता चला है कि पानी का परावैद्युतांक 80 से 81 होता है, जबकि हवा का परावैद्युतांक या निर्वात का परावैद्युतांक 1 के बराबर होता है। बात समझ में आया? कोई परेशानी है तो आपको कूलाम का नियम हमको लगता है समझ में आ गया होगा। फिर हमारे साथ एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए। 1785 ईस्वी में फ्रांस के महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक C.A. कूलाम यानी चार्ल्स अगस्तिन डे कूलाम, C.A. कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया। क्लियर? इस देखो ये फॉर्मूला पर हम आपको बहुत सा सवाल बताएंगे, बहुत सा न्यूमेरिकल बताएंगे और बहुत सा थ्योरी इस पर आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का अध्ययन किया और उन्होंने देखा क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला
विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया बात? दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस कथन को हम मैथमेटिकल लिख दिए, यहां पर आपको थ्योरेटिकल लिखना है तो सुन करके लिख लीजिएगा और दोनों को जब मिला दीजिएगा ये पद डालेगा और समानुपाती जब भी हटता है तो एक अचर राशि आता है और उस अचर राशि का नाम हम के दे दिए और एसआई सिस्टम में के का मान 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होता है। और इसको जो है हम हवा के लिए 1/4 लिख सकते हैं। अन्य कोई मीडियम रहेगा इस मीडियम से, जिससे मान लो अगर हवा के बदला दूसरा कोई मीडियम रहे तो उस स्थिति में विरोध तो ज्यादा होगा ना जी, तो आवेश के बीच लगने वाला बल का विरोध ज्यादा होगा। अब मान लीजिए इसके बीच में हवा रहे तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल जो है वो कम विरोध होगा। अगर पानी भर दोगे तो ज्यादा विरोध होगा। समझ में आया? यानी सीधा सीधी मेन मुद्दा जो है, मुद्दा यह है कि दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। फॉर्मूला करीब करीब जो होता है इसी प्रकार का होता है गुरुत्वाकर्षण बल का भी, और गुरुत्वाकर्षण बल Fg_m1m2/r², जहां g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और ये माध्यम की प्रकृति में निर्भर नहीं करता है। जितना आपको निर्वात में बल लगेगा उतना ही पानी में डुबकी मारिएगा उतना ही बल लगेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको सिखाएंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। क्या कूलॉम के नियम में पहला आवेश दूसरे आवेश को उतना ही बल लगाएगा जितना कि दूसरा बल लगाएगा, इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। क्या 5 कूलम आवेश 50 कूलम आवेश को उतने ही बल लगाएगा जितना कि 50 कूलम आवेश 5 कूलम पर लगाता है? यानी क्या यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करेगा? इस चीज को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आते तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद।